लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक न्याय, समानता व लिंग भेद मिटाने का ऐतिहासिक निर्णय दिया है। भारत की नारी के शौर्य, नारी की क्षमता, राष्ट्र सेवा में नए कीर्तिमान स्थापित करने की कवायद को भूलकर भी कम न आंकना पूर्णतया असंवैधानिक भी है और भारतवर्ष की सदियों से चली आ रही परिपाटी व परंपराओं का अपमान भी। आज सुप्रीम कोर्ट ने देश की सेना में देश की करोड़ों महिलाओं व बेटियों को बराबरी का अधिकार देते हुए साफ तौर से कहा कि महिला और पुरुष का लिंग भेद ना कर महिलाओं को परमानेंट कमीशन यानी पुरुषों के समान लड़ाकू भूमिका और पूरा कमीशन देना अनिवार्य होगा। मोदी सरकार का महिला विरोधी चेहरा बेनकाब हुआ तथा भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह संपूर्णतया नकार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार द्वारा महिलाओं को संपूर्ण आर्मी कमांड ना देने बारे, परमानेंट कमीशन न देने बारे, देश सेवा में सेना में लड़ाकू भूमिका न देने बारे, महिलाओं की शारीरिक भिन्नता और घरेलू दायित्वों के आधार पर फौज में बराबरी का दर्जा ना देने बारे और पुरुष सैनिकों के द्वारा महिलाओं के आदेश ना मानने बारे, इन सब कुतर्कों और दकियानूसी दलीलों को नकार दिया और साफ तौर से कहा, एंड आई कोट, यह महिलाओं के साथ साथ सेना का भी अपमान है जब महिलाओं पर सेना में उनकी क्षमता और उनकी उपलब्धियों को लेकर आकांक्षाएं डाली जाती हैं, अनकोट। यही नहीं, मोदी सरकार द्वारा लिंगवादी रूढ़ियों एवं महिला विरोधी दकियानूसी सोच को सिरे से खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोदी सरकार को अपनी सोच और मानसिकता दोनों बदलने की जरूरत है। मोदी सरकार ने रक्षा मंत्रालय के माध्यम से 2019 में एक नई नीति भी बनाई थी, जिस नीति के तहत महिलाओं को परमानेंट कमीशन केवल स्टाफ पोस्टिंग में मिल सकता है और जिस नीति के तहत अगर किसी ने 14 साल की महिला ने फौज में सर्विस की तो उसे परमानेंट कमीशन मिल ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी की 2019 की इस भेदभावपूर्ण और दकियानूसी नीति को भी सिरे से खारिज कर दिया और जो कहा वो बहुत प्रासंगिक है। उन्होंने कहा, एंड आई कोट, 14 वर्ष से अधिक की सेवा के लिए महिलाओं को स्थायी कमीशन देने से इनकार करना न्याय का मखौल है। नीति को सभी महिला अधिकारियों के लिए समान रूप से लागू करना चाहिए, सेवा के वर्षों के बावजूद, अनकोट। सुप्रीम कोर्ट के देश की बेटियों, देश की महिलाओं को परमानेंट कमीशन और लड़ाकू भूमिका तथा बराबरी के अधिकार के इस निर्णय का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वागत करती है। एक बार फिर साबित हो गया है कि दकियानूसी विचारों वाली भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को पीछे धकेलने वाली संघ परिवार की मानसिकता व महिलाओं को दोयम दर्जा देने वाली मोदी सरकार की सोच और विचार, वो कभी भी महिला शक्ति के शौर्य, महिला शक्ति के तेज और सबलता को नहीं हरा पाएंगे। देश की महिलाएं इन सब ताकतों को सिरे से खारिज कर देंगी। माय फ्रेंड
RPN Singh ji will just make the same comments very briefly in English, and then we will take up the second subject. Well, as he desires, Indian National Congress welcomes the path-breaking and the historic judgment of the Supreme Court of India today, giving complete equality, giving permanent commission, giving combat role, and giving a right to lead men and women in the war to India's daughters and India's women. This is a victory for every citizen of this country who believes in equality bereft of sexes. This is a defeat of Modi government and its myopic thinking and thought process, whereby BJP government, Modi government argued before the Supreme Court that men and women cannot be equal for combat roles, that women should not be given permanent commission in the armed forces, that women are physically inferior and they have to cater to their household duties, and that's why they are not fit for command roles and combat roles in the army. That men sepoys and our jawans will never accept the leadership of women in the army and armed forces. All these myopic, backward, 17th century arguments of Bharatiya Janata Party were rejected and Modi government. And we hail this historical verdict, which has opened the doors for one more field for India's daughters and India's women of serving Mother India, of serving the country, and of playing equal role in the armed forces of the country. It is a defeat for every such political or other force which seeks to distinguish between men and women, presuming that women are inferior to men or have a second-class status to men, as was being argued by Modi government in the Supreme Court. I think it has opened new vistas and new doors for India's daughters and women. And we in the Indian National Congress welcome this verdict. Supreme Court has given 3 months' time to Modi government to implement the verdict in the armed forces. We urge upon the Prime Minister to not wait for 3 months and immediately implement this verdict. I now request my senior colleague Shri RPN Singh ji, who has an extremely important announcement to make and strengthen the Congress family. May I request you, I think you come this side. We have some colleagues who will be joining us, and my friend will introduce them. धन्यवाद रणदीप जी। सबसे पहले जो हमारे साथ मंच पे जुड़े हैं उनका मैं परिचय कांग्रेस के मंच से देना चाहूँगा। मेरे बाएं तरफ प्रदीप यादव जी, जो झारखंड विकास मोर्चा प्रजातंत्र के लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर हैं, और मेरे दाहिने तरफ रणदीप जी के दाहिने तरफ जो बैठे हैं बंधु तिर्की जी हैं, जो विधायक झारखंड विकास मोर्चा के ही विधायक हैं। प्रदीप यादव जी 5 टर्म से विधायक
विधायक हैं, एक बार सांसद रह चुके हैं और कई मंत्रालयों का उन्होंने जिम्मा झारखंड में संभाला है, एचआरडी का हो या रूरल डेवलपमेंट का हो। बंधु तिर्की जी हमारे विधायक हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं और कई मंत्री पद का इन्होंने ग्रहण झारखंड में किया है। झारखंड विकास मोर्चा की कल एक बैठक प्रदीप यादव जी के और माननीय बंधु तिर्की जी के नेतृत्व में झारखंड में हुई, जिसमें हजारों लोगों ने, जो वरिष्ठ पदाधिकारी थे और 3 ही सांसद हैं जिसमें से 2 सांसद हमारे विधायक हैं जो हमारे साथ बैठे हैं, उन्होंने कर ये निर्णय लिया कि झारखंड विकास मोर्चा कांग्रेस में विलय करेगी। वो कांग्रेस अध्यक्षा ने स्वीकारा है और जैसे कि आप सबको मालूम है कि हाल ही में जो झारखंड में चुनाव हुए थे उनमें 3 विधायक झारखंड विकास मोर्चा पार्टी से जीते थे और 2 हमारे साथ आज मौजूद हैं। पार्टी के तमाम जितने वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनकी भी ज्वाइनिंग कांग्रेस पार्टी में होगी। 1 तारीख हम लोग ने निश्चित करके एक बड़ा कार्यक्रम, एक बड़ी रैली के माध्यम से पूरे जेवीएम के लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं और उसमें हमने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी को संबोधित करने के लिए इल्तिजा की है और उसने इस चीज़ को स्वीकारा भी है। तो बहुत जल्द एक बहुत बड़ी रैली झारखंड में करके हम पूरे जेवीएम के पार्टी के जितने कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं उनको विलय कांग्रेस पार्टी में करेंगे। और 2 मिनट एक बात बिफोर वी टेक योर क्वेश्चन, मे आई रिक्वेस्ट यादव जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण जो रीजनल पार्टी है, आज एक महत्वपूर्ण रीजनल पार्टी का विलय, उसकी घोषणा आप लोगों ने की है। ये केवल विधायक दल नहीं, पूरी पार्टी का विलय है और उस पार्टी के विधायक दल के नेता के तौर पर लगभग 95% बहुमत से पार्टी के सब पदाधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी में विलय करने का निर्णय लिया है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि जैसा आरपीएन सिंह जी ने कहा कि यादव जी आपसे बात करेंगे। धन्यवाद। कल झारखंड विकास मोर्चा के तमाम केंद्रीय पदाधिकारी, केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य और भिन्न भिन्न जिलों के पदाधिकारी, प्रखंड स्तर के तमाम नेता शिरकत किए थे और सर्वसम्मति से सबों ने निर्णय लिया कि झारखंड विकास मोर्चा का विलय हम कांग्रेस में करेंगे। हमारे 3 विधायक हैं जिसमें से 2 विधायकों ने यानी 2/3 ने भी अपनी सहमति इस विलय में दी है। 2006 में झारखंड विकास मोर्चा का बाबूलाल मरंडी हम सबों ने गठन किया था। उसका पर्पस इतना ही था, उद्देश्य यह था कि झारखंड आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बाहुल्य 90% लोग निवास करते हैं और इन्हीं को हक और अधिकार दिलाने के लिए झारखंड बना है। हमने एक लड़ाई प्रारंभ की कि भाई इन्हें हक दिलाएंगे, इन्हें अधिकार दिलाएंगे। उनकी ज़मीन जो कारपोरेट घरानों से छीनी जा रही थी उसे बचाने का प्रयास करेंगे। वह लड़ाई आज भी अधूरी है जो लड़ाई हम सबों ने प्रारंभ की थी और इस लड़ाई के अगर कहें तो खलनायक के रूप में भारतीय जनता पार्टी ही थी सामने, जो इस कारपोरेट घरानों से मिलकर लोगों की ज़मीन छीन रही थी, झारखंडियों का हक अधिकार छीन रही थी। और यह लड़ाई अधूरी है, पूरा करने के लिए कोई मजबूत मंच चाहिए और मुझे यकीन है कि कांग्रेस बेहतर मंच साबित होगा इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाने के लिए। श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मुझे यकीन है, विश्वास है कि जो झारखंडियों को हक दिलाने की बात आई है, जो हमने लड़ाई प्रारंभ की है,
वहाँ के किसानों को, गरीबों को, दलितों को, नौजवानों को जो हक दिलाने की बात कही है, वह कांग्रेस के मंच से हम दिला पाएंगे, उस मुकाम को हासिल कर पाएंगे। इसलिए बड़े विश्वास के साथ हम लोगों ने कांग्रेस को प्राथमिकता दी है और पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ कांग्रेस में आने का प्रयास किया है। एक मिनट। मैं एक बार आपसे अनुरोध करूंगा और इसकी पहचान लोग भी कर चुके आदरणीय मित्र, और आपकी जो पैनी नज़र है उससे कोई छुप नहीं सकता। असली नेता, कार्यकर्ता, ज़मीनी हकीकत यहाँ है और एक फर्जीवाड़ा जो है वो तमाशा झारखंड में रचा जा रहा है। मैं बंधु तिर्की। देखिए, 2006 में बाबूलाल मरांडी जी भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे, और अलग इसलिए हुए थे कि झारखंड में जो हालात बनते जा रहा था, और ऐसे भी आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड प्रदेश में सबसे लंबे समय तक सरकार उनकी रही है। और इस परिस्थिति में प्रदेश में चाहे एजुकेशन कहें, चाहे एग्रीकल्चर कहें, चाहे हेल्थ का सेंटर में के बारे में कहें, या तो वहाँ मेन लैंड ऐसे मामले का बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है, वहाँ पर नक्सल वगैरह लैंड के चलते ही इस तरह का होता है। तो इन तमाम चीज़ों को हम लोग एक साथ लड़ने की बात, ऐसे तो 2006 में अलग हुए, लेकिन मैं 2014 में उनके साथ शामिल हुआ था, और उनकी लड़ने की, उनकी भाषा, भारतीय जनता पार्टी के बारे जो बात उन्होंने कहते थे, और जिन चीज़ों को आज जिस तरह से आज वो कह रहे हैं, आज अभी कुछ देर पहले, तो जब एक साथ लड़ने की बात हुई थी और अपना दिशा बदले हो, तो हम लोग दोनों प्रदीप यादव जी और हम लोगों ने जो निर्णय लिया कि भाई आपकी राहें अलग हो सकते हैं, और आग और पानी के साथ दोस्ती नहीं हो सकता है। भाजपा हमारे लिए एक तरफ से आग, हम पानी, ये दोस्ती कैसे हो सकता है? आप अलग जाएं, हम अलग जाएंगे, हमारी दिशा अलग, आपकी दिशा अलग। और इसी के लिए हम लोगों ने बहुत सोचने समझने के बाद कल, जैसा प्रदीप जी ने कहा, कि हम एक रेजुलेशन पास किए, हम सारे, हमारे पूरे प्रदेश के जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जो आज उनके और उनकी राहें उनकी ओर जाने के लिए तैयार नहीं हैं, जिला के पदाधिकारी हैं, उनके साथ हम लोगों ने बैठ करके निर्णय लिया। और तकरीबन हजारों लोग थे कल, अखबार के, हमारे झारखंड के अखबार के मित्रों ने देखा है उनको, और सारे लोग एक स्वर में हम लोगों ने कहा कि हम सारे लोग राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी पर हम आस्था और विश्वास रखते हैं, और विशेषकर झारखंड का भला हो सकता है वहाँ का आदिवासी, दलित लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, तो सोनिया गांधी से, राहुल गांधी के द्वारा हो सकता है। इसलिए हम सारे लोगों ने निर्णय लिया है कि हम राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में जाएं और जा करके ईमानदारी से राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी का बात को आगे बढ़ाएं, और आने वाले दिन में हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, और निश्चित रूप से हम वहाँ आगे आने वाले दिन में मजबूत होंगे। धन्यवाद। आप चिंता मत करिए सर, हम जा नहीं रहे। विल स्टार्ट देयर एंड देन विल कम टू यू मैम। जेवीएम के तो 2 नेताओं को आपने शामिल कर दिया, लेकिन आपकी अपनी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं इरफान अंसारी, वो इनकी ज्वाइनिंग पर सवाल उठा रहे हैं, नाराज हैं, और अपने पद से इस्तीफा भी उन्होंने दे दिया है। क्या मेरी बात हो गई है, उसके लिए चिंता मत करिए, वो ना पद से छोड़ेंगे, पार्टी में बने रहेंगे, इससे मेरी बात हो चुकी है, उसकी चिंता करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं जी। मैं वहाँ आ रहा हूँ सर, जाऊँगा। सर, अभी आप जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी खबर जो है देश के, वो ब्रेक हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट है उसे फैसला दे रही है कि निर्भया के चारों। सुप्रिया जी, ये सवाल ले लें, इसके बाद आई प्रॉमिस आई विल कम टू यू। आई नोटिस दैट। आई नो टीम में एक विधायक अगर बीजेपी गए, तो आप इधर रहे हो, तो आइदर ऑफ द टू फैक्शन शुड बी डिस्क्वालीफाइड, या तो आप लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जाए या उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। क्या ये इशू रहेगा आप लोगों का? एक इसी में जुड़ा सवाल है कि दोनों की पार्टी पहले निलंबित कर चुकी है। तीसरा ये सर असली देखिए, मैं आपसे साफ तौर से कहना चाहता हूं
कि कल जो बैठक हुई है उसमें जब सारे पदाधिकारी जो जेवीएम के हैं और जितने जिला के अध्यक्ष हों, जितने प्रदेश इलेक्शन कमेटी के लोग हों, जितने उसके प्रदेश के पदाधिकारीगण रहें, माननीय प्रदीप यादव जी चीफ जनरल सेक्रेटरी जेवीएम पदाधिकारी भी हैं, माननीय बंधु तिर्की जी वहाँ से जॉइंट जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और वहाँ जितने वाइस प्रेसिडेंट हैं इन्होंने जो सूचना दी है वो भी कल बैठक में मौजूद थे। और टेक्निकलिटीज़ पे अगर जाते हैं, आप तो मेरे से ज़्यादा जानकार हैं, दो तिहाई विधायकों की का बल ही किसी पार्टी में विलय कर सकता है। तो 2/3 तो मुझे लगता है आपको साफ तौर से दिख ही रहा होगा गिड़ियाल साहब। This is something that the speaker will take decision. I cannot make because I will not be taking that decision. That decision will be taken by speaker. First of all, the speaker will he disqualify him or not disqualify him? That is up to the speaker. That is his jurisdiction. I would not like to make a comment which is not in my jurisdiction, but is in the jurisdiction of the speaker. जी। अमित शाह साहब ने वहाँ पे रैली करके बोला कि पूरे जेवीएम के कार्यकर्ताओं का भी स्वागत है, उनकी घर वापसी हुई है, और बाबूलाल मरांडी जो चेहरा होंगे भाजपा का, तो वो वहाँ पे असली जेवीएम कौन है, यही बड़ा सवाल है। नहीं, असली है तो एक बाबूलाल मरांडी जी का सम्मान हम करते हैं, परंतु बाबूलाल मरांडी जी के साथ जेवीएम का कौन सा पदाधिकारी ज्वाइन किया, एक नाम भी आपने सुना? आप नहीं, मैंने कैसे पोचिंग की? ये तो विधान कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता आप है, तो नेता को पोच मैंने किया है कि मैं नेता तो हमारे साथ हैं जो लेजिस्लेटिव पार्टी के विधानमंडल दल के नेता हैं। तो ये देखिए, चाहे चुनाव आयोग हो चाहे स्पीकर हो, उनके पास कोई ऐसा यंत्र नहीं है कि किनके पास कितने मेंबर हैं, बाहर के आउटसाइडर के। उनके पास मापने के वही मेंबर हैं कि भाई चुने हुए मेंबर कितने आए हैं विधानसभा में, यही मापदंड है। और अगर आप देखें 10 शेड्यूल के तो मुख्य मोटो यही है, इसी से मापदंड होता है। और यह सामने है मापदंड की 3 विधायक हम सब थे, जिसमें से 2 विधायक हम सब एक साथ जा रहे हैं। अब दूसरी चीज़ों को कोई गिना नहीं जा सकता। कोई कह दे, हम कह दे कि नहीं हमने 10 लाख लोगों को मिला दिया, बाबूलाल जी कह दे हम 5 लाख लोगों को मिला दिया, ये सारी चीज़ें चलेगी, वो फैसला। लेकिन मुख्य देखा जाता है कि जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, लेजिस्लेटिव पार्टी है, वो कितनी लंबाई की है। वो 3 एमएलए की है, जिसमें से 2 एमएलए हम सबों ने इस राज्य के हित में, झारखंड के हित में, झारखंड के मूल वासियों के हित में, वहाँ के गरीब गुरुआ दलित किसान पिछड़ों के हित में, अल्पसंख्यकों के हित में कांग्रेस में विलय का निर्णय लिया है। बस इतनी ही बात है। थैंक यू। I'll excuse me. It's not decided in a press conference. Last when I checked. I also want to, with permission of my colleague here, जी I just want to answer our friend here. आपने ये कहा कि अमित शाह जी पोचिंग का आरोप लगा रहे हैं। इस देश में पोचिंग गुरु कौन है? पोचिंग के गुरु और पोचिंग की क्लास लगाने वाले और पोचिंग की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तो अमित शाह जी हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, आरपीएन सिंह जी भी नहीं कह रहे, ये उत्तराखंड की अदालत के निर्णय से पूछ लीजिए। ये आप अरुणाचल प्रदेश से लेकर उत्तर पूर्व के दूसरे प्रांतों और गोवा तक चले जाइए, वहां पूछ लीजिए। और सबसे ताजा उदाहरण हो तो कर्नाटक चले जाइए। तो पोचिंग की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो हैं वो हैं जो आज झारखंड में बैठक कर रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि आज भी वो ही पोचिंग का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा के एक नेता की आज भी झारखंड में पोचिंग कर ली, बाबूलाल जी की। और इससे बड़ी हार मोदी जी और अमित शाह जी की क्या हो सकती है कि उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि पूरी झारखंड भाजपा में
एक भी चेहरा नहीं जो उनका नेता बनने के लायक है। तो 5 साल से जल जंगल और जमीन की लूट क्यों कर रहे थे? अगर उनके पास अपनी पार्टी में नेता बनाने लायक भी कार्यकर्ता और व्यक्ति और नेता नहीं बचा कि उन्हें झारखंड विकास मोर्चा के प्रदीप यादव जी और तुर्की जी के एक सहयोगी को पोच करके ले जाना पड़ा, तो आज भी पोचिंग का काम जो है वो अगर कोई कर रहा है तो वो देश के गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। लानत है कि गृह मंत्री होकर आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? अगर इस विषय पर कोई और प्रश्न नहीं है तो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है। आई लाइक टू कम टू दैट। और एक और जी, कैन आई जस्ट टेक दिस क्वेश्चन एंड मैं उसके बाद आपके पास आ जाऊंगा। अभी तो उन्होंने साफ तो पूरा उन्होंने बताया रामायण। आप पूछ रहे राम कौन है? नहीं ये यार इसका निर्णय पत्रकार गोष्ठी में आदरणीय साथी नहीं हो सकता। आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय उठाया है। 2 व्यक्तियों के बारे में बीच में क्या बात हुई मुझे ये मालूम नहीं, परंतु डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनको कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और हमारे नेता, उन्होंने सदैव इस मन से ही अपना गुरु मार्गदर्शक कहा है, उनका अनादर ना राहुल जी और ना कांग्रेस पार्टी कभी कल्पना में भी नहीं कर सकते। पर आदरणीय मित्र राहुल गांधी जी ने उस दिन जब देश की संसद की सभी दल बहुमत से राजनीति में जो लोग अपराध बोध से ग्रस्त हैं और जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, उनको माफी करने वाला सारी पार्टियां मिलकर कानून ला रही थी, तो इस देश के एक राजनेता ने यह साहस दिखाया, यह आत्मबल दिखाया कि पार्टियों की लाइनों से ऊपर उठकर यह कहा कि राजनीति की गंगा को साफ करना आवश्यक है। कागज फाड़ना विषय नहीं है। राजनीति की गंगा क्या कोई चाहेगा कि दूषित रहे और उसमें अपराधी रहें? और जो राहुल जी ने कहा था वो 24 घंटे पहले उस पर देश की सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई और सब राजनीतिक दलों को बाध्य किया कि जवाब दीजिए। अगर किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज है, उसके बाद चार्जशीट फाइल हो गई है, संज्ञान ले लिया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को टिकट क्यों देते हैं? इसके कारण आपको सार्वजनिक करने पड़ेंगे। विनेबिलिटी अकेला फैक्टर नहीं हो सकता। राजनीति में शुचिता पहला मापदंड प्रजातंत्र का है। यही राहुल गांधी जी ने कहा था, उस पर आज भी हम अडिग हैं और हमें फक्र है कि ऐसे व्यक्ति आज भी हमारा नेतृत्व करते हैं। देखिए, नहीं ऐसा है कि विधानसभा, यही सवाल है सर आपका भी? नहीं, अब आप टेक्निकलिटीज जो हैं, ये अध्यक्ष स्पीकर जो हैं, इस टेक्निकलिटीज का उनका अधिकार है। जैसे कि साफ तौर से प्रदीप यादव जी ने आपको बताया कि लेजिस्लेटिव पार्टी के 3 जेवीएम से विधायक चुन के गए हैं। तो ये कौन से पार्टी के विधायक हैं? प्रदीप यादव जी। बंधु तिर्की जी कौन से पार्टी के विधायक हैं? और नेता भी हैं। सीएलपी मीनिंग विधानमंडल दल के नेता भी प्रदीप यादव जी हैं। तो सीएलपी में वोटिंग होके ही तो हटेगा ना।
विधायक कैसे, विधायक ही तो चुनते हैं विधानमंडल के नेता को, तो यहाँ 3 में से 2 तो आपको दिख रहे हैं। पर जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं ये मेरे जुरिस्डिक्शन में आता नहीं। ये सवाल जो आप मुझसे पूछ रहे हैं इन सब का निर्णय जो विधानसभा के स्पीकर महोदय हैं वो इस पे फैसला करेंगे, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस में हलचल दिखाई दे रही है, ट्वीट वॉर चल रहा है। एक नेता जो है आम आदमी पार्टी की तारीफ कर रहे हैं कि रेवेन्यू शानदार ढंग से अरविंद केजरीवाल ने बढ़ाया है, केजरीवाल ने रिट्वीट भी उसको कर दिया। दूसरे कहते हैं कि नहीं, रेवेन्यू जो है शीला दीक्षित के कार्यकाल में बढ़ा है। तो इसमें क्या आप किसके साथ हैं, माकन जी के या? आदरणीय मित्र, मैंने पत्रकार गोष्ठी की थी इस बारे में, पर फिर भी मैं आपके संज्ञान के लिए दोबारा दोहराता हूं। दिल्ली में केजरीवाल जी दंगल वाली दिल्ली और मोदी जी दंगों वाली दिल्ली, ये कंटेस्ट था। 15 साल तक शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में अगर किसी ने दिल्ली की वास्तु स्थिति बदली तो वो कांग्रेस पार्टी ने बदली। केवल क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है तो स्वाभाविक तौर से यहां टैक्स कलेक्शन 18-19 हजार करोड़ है। आप 5 साल बाद देखेंगे तो ये 25,000 करोड़ हो जाएगी, उसके अगले 5 साल बाद 40,000 करोड़ हो जाएगी, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी हाईएस्ट अगर कहीं है तो देश की राजधानी में होगी। इट्स ए सिटी स्टेट। इसलिए यह मत बताइए कि रेवेन्यू कितना बढ़ा, यह बताइए कि जन कल्याण के लिए क्या हुआ। और मैं केवल 5 इंडिसेस आपको देता हूं जिसका केजरीवाल जी जवाब नहीं दे पाए। वो जीते हैं, हम सर झुकाकर स्वीकार करते हैं, और जीतने वाले व्यक्ति को हमने बधाई दी, आलोचना भी नहीं की। पर 5 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहला, क्या केजरीवाल जी ने 1 लीटर पानी 5 साल में अतिरिक्त दिल्ली के लिए बढ़ाया? क्या केजरीवाल जी ने 1 नई बस दिल्ली में खरीदी? क्या केजरीवाल जी ने 1 नया बिजली का यूनिट दिल्ली में पैदा किया? क्या केजरीवाल जी ने 1 फ्लाईओवर जो उन्होंने ही शुरू किया हो और उन्होंने ही खत्म किया हो दिल्ली में बनाया? क्या केजरीवाल जी ने, हम फेज 1-2 मेट्रो बनाकर गए थे, फेज 3 70% पूरा करके गए थे, क्या केजरीवाल जी उसे चालू कर पाए? क्या केजरीवाल जी ने 1 नई यूनिवर्सिटी दिल्ली में बनाई? क्या केजरीवाल जी ने 1 नया अस्पताल दिल्ली में बनाया? अगर इनमें से कुछ किया ही नहीं तो वो ढांचागत विकास जो शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने किया था उसका उन्हें अवश्य फायदा हुआ। और कई बार, मैं पहले भी आपको कहा था, कई बार सत्य हार जाता है पर उसे पराजित नहीं किया जा सकता। दिल्ली में सत्य हार गया है कांग्रेस का, पर हम पराजित नहीं हुए। Saying that AAP is so great, you are saying something from the platform here, but the other problem is at the thing, the big holy cows of the Congress party are saying things and you all don't attack them, you all allow it to continue, and there is clearly a turmoil within the party. You have Kamal Nath and Scindia fighting amongst each other. What are people going to worry about the Congress party? Just an attached question to this. Yes, ma'am. Sure. Please. Congress also stands leaderless. The budget session has just begun. Yes. Punjab Congress leaders have also written letters complaining against the unfulfilled promises of Captain Amrinder Singh, and we've already been seeing the spat between Mr. Scindia and Kamal Nath is now playing out in the open. So, is the Congress party imploding, or is there going to be disciplinary action that you're planning to take against the leaders? I think it's a plethora of questions, but in my limited memory, I will try to remember each one and answer for you. I think the question that my senior colleague here asked has already been asked by you earlier and been answered. And post that initial discussion, after the loss and in the heat of the movement, inter se leaders,
we had unequivocally told all the Delhi state leaders to introspect about their role and responsibilities. Let me go a step further today. Congress leaders in rest of India also, commenting upon issues outside their states, need to also look at their own performances, their own responsibilities, and their own commitment to the party. How much has the Congress gained in their own respective areas or under their own leadership? I urge upon each one of the Congress leader, Congressmen and women, that they should concentrate first their role and responsibility on strengthening the Congress party in the respective constituency and the state that they come from. The day they will be able to do so, they will be making positive yeoman's contribution to not only growth of the Congress party, but also the politics of pluralism and inclusiveness that we all espouse. Sometimes in the heat of the moment, people make remarks, but every such remark is not treated as an affront. And I think this advisory to all the seasoned and young leaders should help them look at their own role and responsibility. You also asked me a question about two other states. The matter with regard to after the resignation of PCC president in Karnataka and appointment of a new Congress president is currently pending active consideration with the Honorable Congress President, and we sincerely hope that a new leader will be leading the Congress party in the state of Karnataka soon. Also, your question on Madhya Pradesh, I would only like to say that Jyotiraditya ji, as also Kamal Nath ji, bereft of the positions that they currently hold, are amongst the most dedicated leaders of the Congress party. Anybody who comes for a grievance to a leader in the state, it is our duty to hear their grievances and articulate them in a mechanism that has been created by the Congress party. What you see as a spat is actually a manufactured one from an outsider's perspective. I think there is the equation between Shri Kamal Nath and Shri Jyotiraditya Scindia is absolutely cordial and great, and both of them are working towards strengthening the party. And I see no reason for the stories that are being planted in a systematic fashion in a section of the media. I reject those stories completely. निर्भया इस देश में एक तरफ महिला उत्पीड़न और उसके बाद महिला सशक्तिकरण का नाम और चिन्ह बन गया है। हर बार जब किसी बेटी, किसी बहन पर, किसी अबला पर हमला होता है तो आम जनमानस भी और पत्रकार साथी भी हर उस मामले का निर्भया केस से मुकाबला करते हैं या उसकी याद करते हैं, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उस जघन्य घटना के बाद कानून बदलने, महिला सुरक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाने और देश और समाज को एक नया रास्ता दिखाने के निर्णायक निर्णय लिए थे, ठोस निर्णय लिए थे। 15 दिन में आरपीएन सिंह जी उन दिनों गृह मंत्री थे देश के। जी,
आप क्या चाहते हैं कि उनकी प्रमोशन ना हो कभी? हमें मालूम है आप भी पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। यह एक गंभीर विषय है और आज उस पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया है। निर्भया का निर्णय और दोषियों को सजा हर उस व्यक्ति के लिए चेतावनी है जो इस देश की महिलाओं और बेटियों, उनके साथ किसी प्रकार का अपराध करने के बारे में स्वप्न में सोचता भी है। यह निर्णय देर से जरूर आया, पर सेक्सुअल ऑफेंडर्स के लिए यह एक पूरे देश की सामूहिक वार्निंग है। मुझे विश्वास है कि यह निर्णय इस देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने में एक निर्णायक मील पत्थर साबित होगा। I would now request, because he was in charge when this entire policy was made, and he is the most relevant person, the former Home Minister, Minister of State for Home Affairs, as you would say, and he played a key role. So I would request RPN Singh ji to add something. Well, the 16th of December will always remain a night which will be etched in my mind. We all remember that there were huge protests after that gruesome murder. And if you remember, some protesters I had taken to meet Congress President Srimati Sonia Gandhi ji at that time. She met those protesters and they came up with a lot of suggestions on how laws should be brought about. And if you remember, I think it was the fastest law ever passed. Justice Verma headed that committee. All those recommendations which Justice Verma brought about were implemented within 15 days. And I think that has been a record, and the kind of sections that were brought about in those amendments. There were cases of stalking, there were cases of eve teasing, there were cases. Every new law to protect women were brought about. And I think that was one of the most historical laws that were brought about in 15 days' time. Unfortunately, as far as the Nirbhaya case is concerned, Randeep ji very aptly put it, is the right judgment, but unfortunately it has taken a very, very long time. I think it is something that this government has to take steps in getting these perpetrators punishment fast. In this tenure of the BJP in the last 6 years, and we see it state after state, the kind of barbarism that is taking place with the women in this country, be it our sisters, be it our daughters, and so many of the ruling party people are involved in this kind of barbarism, and the Prime Minister or the government does not condone those incidents. And I think that is the most frightening thing, and I think it dilutes the kind of steps that the UPA had taken in that time. But in the end, I would agree with Randeep ji when he has clearly said that this will be a milestone for sexual offenders, that they will not be spared, and this will be something that will be a deterrent to people who carry out these sexual offenses, and it would be it will be a guideline for people who do this. But I would just like to add that this government has to do something that these processes are speeded up. Thank you. So one question, sir. Randeep sir. Yes. Sir, one question, sir, about Priyanka Gandhi Vadra. There is this speculation, ये है इस तरह का हो कि वो राज्यसभा में उनको कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में जुड़ाएगी।
विजया जी, वी डोंट आंसर स्पेकुलेशंस। सर, आपके मंत्रियों ने भी इस बात की मांग करी है। मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने बकायदा बयान जारी किया। सिद्धार्थ जी, हर व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी में नेताओं के प्रति, साथियों के प्रति, सहयोगियों के प्रति अपनी इच्छा जाहिर करने का अधिकार है। उन्होंने इच्छा जाहिर की है, इसमें मुझे या आपको या किसी और को क्या इतराज हो सकता है? धन्यवाद। Yes, ma'am. Let me, because you have promised that you will. सर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत साहब का एक मीडिया में बयान छपा है कि उन्होंने कहा कि डिवोर्स के मामले जो है वो अमीर घरानों और वेल एजुकेटेड फैमिलीज में ज्यादा होते हैं, क्योंकि इस अमीरियत के साथ जो है अहंकार और एरोगेंस आता है, इसीलिए ज्यादा डिवोर्स के मामले उन घरानों में देखते हैं। आदरणीय मोहन भागवत जी उम्र में हमसे बड़े हैं और एक बुजुर्ग के तौर पर हिंदुस्तानी संस्कृति में हम उनका सम्मान करते हैं, पर किसी व्यक्ति के द्वारा और संगठन के द्वारा दिया जाने वाला ऐसा बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतना कम है। क्या संघ परिवार और भाजपा अब ये चाहते हैं कि इस देश के सब व्यक्ति अनपढ़ और गरीब बन जाएं? क्योंकि संघ परिवार और भाजपा के मुताबिक अगर आप पढ़े लिखे हैं या मिडिल क्लास हैं या साधन संपन्न हैं तो आप अहंकारी हैं और पति पत्नी परिवार में रहने लायक नहीं हैं और आप संस्कारी नहीं हैं और आप एक दूसरे को तलाक दे देंगे। इस प्रकार की दकियानूसी मानसिकता न समाज के लिए सही है और न सत्ताधारी पार्टी के लिए। कभी मोदी सरकार यह दलील देती है कोर्ट में जाकर कि महिलाएं क्योंकि घर का दायित्व संभालती हैं या वो शारीरिक तौर से भिन्न हैं पुरुषों से, तो उन्हें कॉम्बैट रोल और परमानेंट कमीशन नहीं दिया जाना चाहिए, जिसके लिए आज उनकी प्रताड़ना हुई है। और अब आप ये कहते हैं कि महिलाएं और पुरुष अगर पढ़े लिखे हैं या नौकरी पेशा हैं या अपनी रोटी कमाकर खाते हैं तो फिर वो अहंकारी हैं, संस्कारी नहीं हैं। मुझे लगता है ऐसा बयान अहंकारी है, संस्कारी नहीं।